ठीक है, अब टॉपिक कौन सा है? वेक्टर अलजेब्रा और मैथमेटिक्स। तो फिजिक्स जितना भी है, पूरा फिजिक्स क्या है? वेक्टर अलजेब्रा और मैथमेटिक्स है। तो अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हम बायोलॉजी ले लिए तो मैथमेटिक्स से बचने के लिए बायोलॉजी लिए, तो ये गलत है भाई। पूरा फिजिक्स मैथमेटिक्स इंक्लूड करके ही है। ठीक है, आप 10th तक जितना मैथमेटिक्स जानते हो उतना, और प्लस ये सब जो अभी टॉपिक पढ़ाएंगे इतना मैथमेटिक्स आपको पता होना चाहिए, तभी आप फिजिक्स पढ़ सकते हो। तो फिजिक्स में 10th तक का जितना भी आप 10th तक पढ़े हो, पावर, इंडिसेस, मेंसुरेशन, ये सब चीज, सर्कुलर का क्या एरिया होगा, क्या वॉल्यूम होगा स्फेयर का, चाहे क्यूब का, क्यूबॉइड का, ये सब जो भी चीज है वो सब जो आप पढ़े हो 10th तक, वो तो पता ही होना चाहिए। 10th तक का मैथमेटिक्स पता होना चाहिए, और उसके अलावा जितना मैथमेटिक्स लगेगा उतना हम अभी करवा देंगे, इससे ज्यादा मैथमेटिक्स है नहीं। ठीक है, तो बस फिजिक्स में क्या है? वेक्टर अलजेब्रा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैक्सिमा मिनिमा, और छोटा सा इंटीग्रेशन का पार्ट कि जो डिफिनिट इंटीग्रेशन होता है। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है एरिया अंडर कर्व्स। तो ये कंटेंट अभी हमको पढ़ना है, जो इस टॉपिक में रहेगा, कि फिजिक्स में जो चीज पता होना चाहिए। तो वेक्टर एंड स्केलर, फर्स्ट टॉपिक तो वेक्टर एंड स्केलर। तो पूरा फिजिक्स का जितना भी क्वांटिटी है सारा क्या है? या तो वेक्टर है, नहीं तो स्केलर है। वेक्टर का मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहे, और स्केलर का मतलब जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड रहे। वेक्टर में सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से भी एक इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा प्रॉपर्टी क्या है? कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करेगा तभी वेक्टर कहलाएगा, नहीं तो वेक्टर नहीं कहलाएगा। फिर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पढ़ेंगे, जिसमें ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगॉन लॉ आएगा। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए स्केलर, कि कोई अगर वेक्टर है उसको अगर स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स भी समझेंगे, जब वेक्टर को रिजोल्व किया जाता है, एक वेक्टर को एक से ज्यादा नॉन कोलिनियर, ठीक है, कोलिनियर नहीं, एक लाइन में नहीं हो, एक से ज्यादा, ठीक है, मतलब एक से ज्यादा मतलब दो, कम से कम दो वेक्टर में अगर एक वेक्टर को आप तोड़ते हो, नॉन कोलिनियर, दोनों वेक्टर कैसा होना चाहिए? नॉन कोलिनियर, तब उसको क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। फिर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, जिसमें स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर 2 बार लिखा गया। उसके बाद डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे और मैक्सिमा मिनिमा को भी समझेंगे। फिर इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन, जिसको क्या बोलते हैं? एरिया अंडर कर्व्स। तो पहला चीज है वेक्टर, उसके भी पहले स्केलर, क्योंकि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, और स्केलर यानी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। तो जो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको क्या बोलते हैं? स्केलर। जैसे एग्जांपल में क्या हो गया? डिस्टेंस, ठीक है, स्पीड, टाइम, एनर्जी, पावर, मास, ये सब क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, यूनिट क्या रहेगा? डिस्टेंस का मीटर, स्पीड का मीटर पर सेकेंड, टाइम का सेकेंड, एनर्जी जूल, पावर जूल पर सेकेंड यानी वॉट, और मास किलोग्राम। तो ये हो गया स्केलर क्वांटिटी, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा। ठीक है, यानी एक नंबर कोई लिखा हुआ रहेगा कितना मैग्नीट्यूड का है, और साथ में यूनिट रहेगा इसमें, जो भी यूनिट रहे। जैसे डिस्टेंस का यूनिट मीटर हो गया, स्पीड का मीटर पर सेकेंड, टाइम का सेकेंड, एनर्जी जूल, पावर जूल पर सेकेंड, और मास किलोग्राम। अब वेक्टर क्वांटिटीज जो भी है, ठीक है, ये तो स्केलर क्वांटिटीज का हो गया जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। अब वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटीज के पास क्या है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी है, और सबसे बड़ा चीज क्या है? कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। कोई भी क्वांटिटी तभी वेक्टर कहलाएगा जब वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा, वो हम लोग देखेंगे। अब वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल में क्या क्या? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, एटसेट्रा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते जाएंगे, हर एक चैप्टर में पता चलते जाएगा कि कौन सा वेक्टर है और कौन सा स्केलर है। लेकिन ये बात पता होना चाहिए कि वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और सबसे बड़ा बात कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करें। जैसे करंट क्या क्वांटिटी है? कि करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर नहीं है। तो हो गया वेक्टर का एग्जांपल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स और टॉर्क। अब जैसे इलेक्ट्रिक करंट क्या है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए वेक्टर नहीं है। अब किसी को भी वेक्टर को जो रिप्रेजेंट करते हैं तो एक एरो से दिखाते हैं, जैसे ये एरो है, ठीक है, और जितना बड़ा एरो यानी जितना बड़ा लेंथ रहेगा उस एरो का, वो क्या डिपेंड करेगा? कि उतना बड़ा मैग्नीट्यूड का वेक्टर है। ठीक है,
और जो ये एरो का डायरेक्शन है वो तो डायरेक्शन हो गया। अब क्या है, किसी वेक्टर में ये जो सबसे पीछे वाला पार्ट रहता है इसको बोलते हैं टेल, ठीक है, पूंछ, और ये है हेड, हेड का मतलब सर, ठीक है, तो ये टेल और ये हेड। अब है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो पहला है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये है ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता है, एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर के टेल को रखते हैं, जिसको इसलिए इसको हेड एंड टेल मेथड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया वेक्टर ए और इसके हेड पे बी को रखे, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो यहां से इसके टेल से लेके इसके हेड तक, ठीक है, इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक। तो मान लो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, तो ये इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक तो जो वेक्टर रहता है वो क्या रहेगा, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू आर। अगर सिर्फ एक डायरेक्शन देखा जाए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, तो a प्लस बी, और ये एंटी क्लॉकवाइज है, जैसे ये सब क्या है एंटी क्लॉकवाइज, ए बी, और आर क्या होगा क्लॉकवाइज। तो उस टाइप से देखा जाए तो a प्लस बी माइनस आर इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि a और b क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज है, और काउंटर क्लॉकवाइज क्या होता है पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज क्या होता है नेगेटिव। ये सब साइन है, पता होना चाहिए। अब रिजोल्यूशन भी यहां पे हो गया, ठीक है, b को b cos थीटा और b sin थीटा। तो जो यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है ए और बी के बीच में एंगल क्या है, थीटा। आउटर में देख लो ये ट्रायंगल क्या आउटर में है। अब ये b का कंपोनेंट b cos थीटा जो एलॉन्ग है हॉरिजॉन्टल के, और b sin थीटा जो कि परपेंडिकुलर है। और यहाँ पे देख सकते हो कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो हो रहा है, ठीक है। ये b cos थीटा, फिर इसके हेड पे इसका टेल b sin थीटा, और ये रिजल्टेंट b, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है। a प्लस बी इज इक्वल टू फिर से r, लेकिन यहाँ पे क्या है a प्लस बी क्या है काउंटर क्लॉकवाइज, और a क्या है ये भी काउंटर क्लॉकवाइज। तो इसमें क्या हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस आर इज इक्वल टू 0, ठीक है। जहां पर से चालू हुआ वहीं पे आके वेक्टर खत्म हो गया, ठीक है। a यहां तक गया, फिर b यहां तक गया, और फिर से वापस r 0 पर पहुंचा दिया। तो वैल्यू क्या रहा, ठीक है, a प्लस बी प्लस आर इज इक्वल टू 0, ठीक है, या a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस आर, ठीक है। a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस आर, क्योंकि r को यहां होना चाहिए था, ठीक है, इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक, तब रहता r, नहीं तो ये माइनस आर है, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस आर इज इक्वल टू 0 या a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस आर। अब इसमें ये वाला जो देखा जाए तो इसमें क्या है r प्लस ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। यहां से इनिशियल पॉइंट, फिर यहां तक गया वेक्टर, फिर यहां से तो ये फाइनल पॉइंट। तो r प्लस ए इज इक्वल टू बी, तो b क्या है इनिशियल से फाइनल तक, और ये क्या है दो वेक्टर जुड़ के। तो ये भी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ही है, ठीक है। एक वेक्टर को दो वेक्टर के फॉर्म में हम लोग दिखा रहे हैं जो कि नॉन कॉलिनियर है। तो ये सब भी क्या है रिजोल्यूशन ही हो रहा है, ठीक है। जैसे r को दिखाए हैं a और b के टर्म में, ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ r इंटू a एंड b वेक्टर। यहां पे क्या है सारा 0 हो जाएगा, a प्लस बी प्लस आर इज इक्वल टू 0, क्योंकि जहां पर से चालू हुआ वहीं पे रिजल्टेंट आके रुक गया, a प्लस बी प्लस आर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे r प्लस ए इज इक्वल टू बी, ठीक है, या r प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें अगर देखो कि क्लॉकवाइज ये क्लॉकवाइज है, ठीक है, ये काउंटर क्लॉकवाइज है, तो माइनस माइनस होगा तो सब माइनस कैंसिल ही हो जाएगा ना, इस बात को समझो। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होगा, a यानी मॉडुलस ऑफ a। मैग्नीट्यूड ऑफ r क्या होगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर है r से दिखाते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा क्या होगा, b cos थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ b sin थीटा, b sin थीटा, ठीक है। मॉडुलस का मतलब मैग्नीट्यूड, कभी भी मॉडुलस का मतलब क्या होता है मैग्नीट्यूड। अब जो रिजल्टेंट आ रहेगा वो क्या रहेगा, a प्लस बी cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये 90 डिग्री, तो इसका होल स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे अगर इसको भी देखा जाए तो b cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b अंडर रूट अगर करोगे तो, ठीक है। तो यानी कि b cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए
तो ये हो गया ए, और इसका कंपोनेंट क्या है यहाँ पे बी कॉस थीटा और ये बी साइन थीटा, यानी टोटल जो हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे वेक्टर लॉ लगेगा, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, ये क्या है परपेंडिकुलर और ये क्या है हाइपोटेनस, ठीक है। तो ए प्लस बी कॉस थीटा और प्लस ये ए प्लस बी कॉस थीटा क्या हो गया, पूरा बेस हो गया, और बी साइन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर इजिकल टू क्या होगा, अंडर रूट इसका करेंगे स्क्वायर रूट, तो आर आएगा, ठीक है। तो आर इजिकल टू ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट। जो डायरेक्शन रहेगा रिजल्टेंट का वो एट ए एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल रहेगा, ठीक है। तो tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। तो tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। फिर ये क्या है, लॉ ऑफ कोसाइंस बोलते हैं इसको, ठीक है। कि कोई भी अगर ट्रायंगल रहे तो इसका अगर इस साइड को दिखा रहे हैं कैपिटल ए से और इसके अपोजिट में ये जो एंगल है वो क्या है स्मॉल ए, फिर ये साइड है जिसका के लेंथ है कैपिटल बी और इसके अपोजिट में जो एंगल है वो है स्मॉल बी, ये जो साइड है वो क्या है कैपिटल सी और इसके अपोजिट में जो एंगल है वो स्मॉल सी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लाए, जो फॉर्मूला यहाँ पे लगा वही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। जैसे ये थीटा यहाँ पे बन रहा था एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल क्या बनेगा 180 डिग्री माइनस ए, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला से जैसे यहाँ पे आता आर स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या बनेगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री माइनस ए। तो 180 डिग्री माइनस ए क्या होगा, कॉस 180 डिग्री माइनस ए माइनस कॉस ए। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी, और सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। तो ये जो तीन फॉर्मूला है इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कोसाइंस, ठीक है। ये किसी भी ट्रायंगल के लिए कोई भी साइड अगर निकालना रहे तो ये यूज करते हैं। तो ये है लॉ ऑफ साइंस, और नीचे में क्या है लॉ ऑफ कोसाइंस, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं, कोसाइन है यहाँ पे, तो ये है लॉ ऑफ कोसाइंस। और ये क्या है लॉ ऑफ साइंस, साइन ए बाई कैपिटल ए, कैपिटल ए क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ द साइड, ये साइन बी बाई कैपिटल बी, और ये साइन सी बाई कैपिटल सी। अब है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो ट्रायंगल ऑफ लॉ बेसिक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही बेसिक है, उसी से सारा लॉ बना है। तो ट्रायंगल का एक वेक्टर का क्या एक प्रॉपर्टी है कि किसी भी वेक्टर को आप मूव कर सकते हो बिना उसके मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन को बदले हुए, ठीक है। ना उसका डायरेक्शन बदलिए ना उसका मैग्नीट्यूड बदलिए, और किसी वेक्टर को आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ए को अपने जगह पे रखने दिया और बी को मूव करवा के यहाँ पे ले आए, ठीक है। तो ए और ये बी, फिर ए को भी ऊपर मूव कर सकते हैं, तो ए को ऊपर मूव कर दिया, तो ये क्या बन गया एक पैरेललोग्राम, ठीक है। ए के पैरेलल में ये ए और सेम है, साइड इक्वल भी है क्योंकि सिर्फ मूव किए हैं, ना डायरेक्शन बदले हैं ना ही मैग्नीट्यूड बदले हैं, तो पैरेललोग्राम बनना है। फिर बी के पैरेलल में बी, और जो रिजल्टेंट है जैसे यहाँ पे भी रिजल्टेंट था तो ये रिजल्टेंट का रिजल्टेंट रह गया, ये एंगल थीटा था तो यहाँ पे भी थीटा है, और अभी भी ए और बी के बीच में एंगल क्या है थीटा, ठीक है। और ये रहा आपका रिजल्टेंट। तो सेम चीज है यहाँ पे ए प्लस बी इज इक्वल टू आर, ठीक है। ए प्लस बी इज इक्वल टू आर या ए प्लस बी इज इक्वल टू आर, तो ये है ट्रायंगल लॉ। और यहाँ पे ये पैरेललोग्राम का साइड और ये पैरेललोग्राम का साइड मिलके बीच में जो डायगोनल बनेगा वो क्या रहेगा रिजल्टेंट, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का ये साइड प्लस पैरेललोग्राम का ये साइड और बीच में जो डायगोनल है वो क्या रहेगा रिजल्टेंट। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू आर या बी प्लस ए इज इक्वल टू आर, क्योंकि बी प्लस ए इज इक्वल टू आर। तो जो भी रिजल्टेंट क्या होता है इनिशियल से फाइनल की ओर, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, तो बीच में आर। तो ट्रायंगल लॉ से ही क्या आता है पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। तो दोनों क्या है एक ही है, आप ट्रायंगल लॉ बोलो चाहे पैरेललोग्राम लॉ बोलो एक ही चीज है दोनों, बस डिफरेंस क्या है पोजीशन ऑफ वेक्टर्स एंड द एंगल बिटवीन देम। तो जैसे अगर ट्रायंगल लॉ रखते हैं तो थीटा यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल को रखते हैं, और यहाँ जब पैरेललोग्राम लगाते हैं तो ये बीच वाला एंगल को थीटा बोलते हैं। और पोजीशन ऑफ वेक्टर देखो यहाँ पे क्या है
इसके हेड पे दूसरे का टेल चालू होता है, जबकि यहाँ पे क्या है, दोनों के टेल से ही जुड़ा हुआ है दोनों। ठीक है, अब है पॉलीगॉन लॉ कि अगर एक से ज्यादा, जैसे अभी तक दो वेक्टर को जोड़ रहे थे, पैरेललोग्राम लॉ रहे चाहे ट्रायंगल लॉ रहे, दोनों में क्या है, दो वेक्टर ऐड हो रहा था। अगर दो से ज्यादा वेक्टर ऐड हो तो जैसे यहाँ पे देखो हम तीन वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ये रिजल्टेंट r। तो यहाँ पे भी देखो a प्लस बी पहले क्या दिया, r1, फिर r1 c के साथ जुट के क्या देगा, r। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू r बोलो, चाहे r1 प्लस सी इज इक्वल टू r बोलो। यहाँ पे कितना वेक्टर है, एक वेक्टर, दो वेक्टर, तीन वेक्टर, चार वेक्टर, पांच वेक्टर और छह वेक्टर। तो सबको ट्रायंगल लॉ के जैसा ही एक के हेड पे दूसरे के टेल को रखना है, तभी आप पॉलीगॉन लॉ बना सकते हैं। एक के हेड पे दूसरे के टेल को रखिए, तो ए के हेड पे बी का टेल, फिर बी के हेड पे सी का टेल, फिर सी के हेड पे डी का टेल, और डी के हेड पे ई का टेल, फिर एफ का टेल ई के हेड पे। तो ऐसे करके ये बन गया, और बीच में जो रिजल्टेंट आएगा वो इनिशियल से फाइनल की ओर। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू आर। अब ए प्लस बी क्या बनाएगा, r1, तो r1 प्लस सी तक f तक देखो, फिर रिजल्टेंट r, फिर r1 प्लस सी r2 देगा, फिर वैसे ही r2 प्लस डी r3 देगा, फिर r3 प्लस ई r4 देगा, तो फिर r4 प्लस f r देगा। ठीक है, तो वही बस किया गया है। तो हर एक ट्रायंगल लॉ एक रिजल्टेंट वेक्टर देखा, फिर उस वेक्टर के साथ साइड को फिर ट्रायंगल लॉ ट्रायंगल लॉ ट्रायंगल लॉ। ठीक है, तो उस ट्रायंगल लॉ से पॉलीगॉन लॉ बना। ठीक है, तो जैसे वही बेसिक क्या है, ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ से ही पैरेललोग्राम लॉ, और ट्रायंगल लॉ से ही पॉलीगॉन लॉ। ठीक है, तो अगर पैरेललोग्राम के साइड से अगर सॉल्व करना है उस मेथड से, तो पैरेललोग्राम लॉ मेथड लगाओ। अगर एक से ज्यादा वेक्टर रहेगा तो पॉलीगॉन लॉ लगाओ। ठीक है, अगर पैरेललोग्राम जैसा रहे तो वहां पे क्या लगेगा, पैरेललोग्राम लॉ, और हर का बेसिक क्या रहेगा, ट्रायंगल लॉ। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। तो किसी भी अगर स्केलर क्वांटिटी को अगर किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्केलर के पास तो स्केलर के पास क्या है, डायरेक्शन तो है नहीं, तो डायरेक्शन क्या रहेगा, जो वेक्टर का डायरेक्शन रहेगा। ठीक है, और मैग्नीट्यूड क्या होगा, मल्टीप्लाइड होगा, यूनिट भी मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, मल्टीप्लाइड हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन सेम रहेगा। तो अगर k इंटू ए करें तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ka, लेकिन डायरेक्शन वही डायरेक्शन जो a का था। तो यहाँ पे a क्या है, यूनिट वेक्टर है, कैप करके दिखा रहा है ना, तो कैप करके किसको दिखाते हैं, यूनिट वेक्टर को, यानी मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू द वेक्टर इटसेल्फ। अब जैसे एग्जांपल में देखो, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स, तो यहाँ पे जो फोर्स का डायरेक्शन है वो क्या है, एक्सेलरेशन का ही डायरेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देखो 5 किलोग्राम इंटू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन के क्या बना, 5 इंटू 5 25। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या बोलते हैं, न्यूटन। ठीक है, तो 25 न्यूटन, और डायरेक्शन वही है, जो फोर्स का भी क्या डायरेक्शन रहेगा, जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है। ठीक है, और कोई भी निगेटिव वेक्टर रहता है, यानी स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्या है, कोई भी एक नंबर रहेगा जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी। तो अगर निगेटिव अगर क्वांटिटी रहे और वेक्टर से अगर मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो वेक्टर का क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, मान लो अगर लेफ्ट जा रहा है तो राइट जाएगा, नॉर्थ जा रहा है तो साउथ जाएगा, ईस्ट जा रहा है तो वेस्ट जाएगा। ठीक है, किसी भी अगर आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिए किसी वेक्टर को तो उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अब सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, मान लो ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, तो माइनस बी वेक्टर इसके जस्ट अपोजिट में, सेम मैग्नीट्यूड लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर ये एंगल थीटा बन रहा है तो ये एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये एंगल अल्फा बना रहा है तो क्या ये एंगल माइनस अल्फा बनाएगा, नहीं। ठीक है, ये है ट्रिकी क्वेश्चन। ठीक है, एक टाइप से सवाल जिसको हम प्लेन मोशन में क्लियर भी किए हैं। ठीक है, तो ये माइनस अल्फा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे वेक्टर आर नहीं आएगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो मैग्नीट्यूड में कम रहेगा इस रिजल्टेंट से, जैसे फिगर में ऐसा दिख भी रहा है। ठीक है, कि आर वेक्टर इस आर डैश वेक्टर से कम है। तो ये जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 180 डिग्री माइनस थीटा बन रहा है ए और माइनस बी के बीच में, तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, मैग्नीट्यूड ए का ए ही रहेगा, माइनस बी का भी क्या मैग्नीट्यूड रहेगा, बी ही। ठीक है,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो फिगर बना हुआ है फिगर गलत है, ठीक है, हम ही बनाए हैं, प्लेन मोशन में इसको बढ़िया से कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पे समझ लो कि ये अल्फा रहेगा लेकिन ये अल्फा डैश रहेगा, माइनस अल्फा नहीं, ठीक है। अब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, किसी वेक्टर को आप रिजोल्व करो, तो पिछले में भी दिखा दिए थे कि आर वेक्टर जो ट्रायंगल लॉ था चाहे पैरेललोग्राम लॉ था, हर में रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हो रहा था, एक वेक्टर को दो नॉन कॉलिनियर वेक्टर में दिखा रहे थे। तो जनरली हम लोग जो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स के हिसाब से, ठीक है, जो भी अभी फिजिक्स में आएगा, वो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या रहेगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, परपेंडिकुलर एक्सिस, यानी कि नॉन कॉलिनियर तो है, एक लाइन में तो नहीं है, नॉन कॉलिनियर है लेकिन परपेंडिकुलर रहेगा। तो 2D में हम लोग एक्स और वाई एक्सिस दिखाते हैं और 3D में एक्स वाई जेड एक्सिस, ठीक है। 3D का मतलब 3 डायमेंशन 3 वेरिएबल होगा और 2D का मतलब 2 डायमेंशन 2 वेरिएबल। तो मान लो ये वेक्टर ए है, तो इसका ये वेक्टर ए कॉस थीटा, और थीटा क्या है, एंगल बन रहा है किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ। तो ये अगर थीटा है तो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो ये ए कॉस थीटा और ये ए साइन थीटा। तो वेक्टर ए को कैसे दिखा रहे हैं, ए कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा। ऐसे अगर देखा जाए बढ़िया से पोजीशन वेक्टर के रेस्पेक्ट में, तो एक्स एक्सिस पे कितना और वाई एक्सिस पे कितना, तो अभी भी देखो तो एक्स एक्सिस पे ए कॉस थीटा और वाई एक्सिस पे ए साइन थीटा। तो ए कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा यूनिट वेक्टर के रेस्पेक्ट में दिखाओ, तो ए कॉस थीटा किसके है, एक्स एक्सिस के साथ, और ए साइन थीटा किधर है, वाई एक्सिस के साथ, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए कॉस थीटा, और इसका मैग्नीट्यूड ए साइन थीटा, और डायरेक्शन ए कॉस थीटा का एक्स के डायरेक्शन में और ये वाई के डायरेक्शन में। अब कॉस के टर्म में भी दिखा सकते हैं कि ये क्या है, ए कॉस थीटा, और ये ए साइन थीटा का मतलब ए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो जो भी एंगल बना रहा है, जैसे 90 डिग्री माइनस थीटा किसके साथ बन रहा है, वाई एक्सिस के साथ, तो जो एक्सिस के साथ जो एंगल बना है वो बस कॉस लिख दो, ठीक है, ए कॉस थीटा प्लस ए कॉस 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा क्या है, वाई एक्सिस के साथ बन रहा है, तो जो भी जिस एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है उसको कॉस के साथ लिखते हैं। वैसे यही चीज क्या करेंगे 3D में भी यूज करेंगे। तो जैसे ये वेक्टर है ए लाल कलर का, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, एक्स एक्सिस पे ए कॉस अल्फा, ठीक है, वाई एक्सिस पे ए कॉस बीटा और जेड एक्सिस पे ए कॉस गामा, ठीक है, जिसमें कि अल्फा क्या है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल, बीटा वाई एक्सिस के साथ एंगल और गामा जेड एक्सिस के साथ एंगल है। तो इसको तो कॉस का तो ऐसे भी प्लस माइनस पॉजिटिव ही रहता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू भी कॉस थीटा और कॉस माइनस थीटा भी कॉस थीटा। तो एंगल किसी के साथ भी बना है, बस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस या जेड एक्सिस के साथ बनाना चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ए कॉस अल्फा और डायरेक्शन कौन सा है, एक्स एक्सिस, प्लस ए कॉस बीटा, डायरेक्शन कौन है, वाई एक्सिस, और ए कॉस गामा, डायरेक्शन क्या रहेगा, जेड एक्सिस, ठीक है। यूनिट वेक्टर आई किसको दिखाता है, आई एक्स एक्सिस को, यूनिट वेक्टर जे वाई एक्सिस को, यूनिट वेक्टर के जेड एक्सिस को, ठीक है। और मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, जो भी हर एक एक्सिस पे जो भी उसका प्रोजेक्शन बन रहा था उसका होल स्क्वायर। तो जैसे यहाँ पे ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है, ए इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या रहेगा, ए कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस ए कॉस बीटा का होल स्क्वायर प्लस ए कॉस गामा का होल स्क्वायर, ठीक है। जैसे इसका रहता, तो यहाँ पे अल्फा क्या रहता, थीटा, और गामा बीटा क्या रहता, 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। इस फॉर्मूला में अगर लगाओ, और जेड के साथ तो कोई एंगल बना नहीं रहा, जीरो ही है, ठीक है। तो ए कॉस अल्फा स्क्वायर प्लस ए कॉस बीटा स्क्वायर प्लस ए कॉस गामा स्क्वायर, ठीक है। ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर ए 2D के लिए और ये 3D के लिए। अब स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, किसी भी दो वेक्टर को आप अगर मल्टीप्लाई करते हो डॉट प्रोडक्ट से, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या रहेगा, स्केलर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी स्केलर है, ठीक है। तो दो स्केलर, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड और इंटू कॉस थीटा। तो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में लॉ में देखो तो ये दोनों साइड के बीच का एंगल थीटा, और अगर ट्रायंगल लॉ में देखो तो इस साइड में जो एंगल निकलता है एक्सटीरियर एंगल, उसको क्या बोलेंगे, थीटा, ठीक है। तो वेक्टर ए को दिखा रहे हैं a1i a2j और a3k, ठीक है। एक्स एक्सिस पे a1, वाई एक्सिस पे a2 और जेड एक्सिस पे a3। तो a1i a2j प्लस a3k इंटू डॉट प्रोडक्ट b1i प्लस b2j प्लस b3k।
इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, तो ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर का अंडर रूट, और बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 का अंडर रूट। ठीक है, ये वेक्टर और ये है मैग्नीट्यूड ए और बी का, और कॉस थीटा जो एंगल है। अब मल्टीप्लाई करो तो आई डॉट प्रोडक्ट का क्या है कि जब भी वेक्टर के बीच में एंगल अगर कॉस का वैल्यू क्या है 0 पे ही 1 होता है, बाकी 90 पे क्या होगा 0। ठीक है, कॉस 0 इज 1 एंड कॉस 90 इज 0। तो एक्स वाई और जेड एक्सिस क्या है परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसलिए जब आई इंटू जे या आई इंटू के या जे इंटू के होता है तो वैल्यू क्या आएगा 0, और जबकि खुद से अगर मल्टीप्लाई होगा आई इंटू आई जे इंटू जे या के इंटू के होगा तो वैल्यू क्या आएगा 1। ठीक है, तो a1 b1 आई के साथ आई मल्टीप्लाई हुआ, जे के साथ जे मल्टीप्लाइड हुआ और के साथ के मल्टीप्लाइड हुआ, तो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर और अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर, और ये है कॉस थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट कभी भी हम लोग यूज करते हैं, कभी भी जब एंगल निकालना रहे किसी भी दो वेक्टर के बीच में तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं या स्केलर प्रोडक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, अब है वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। तो a क्रॉस b इज इक्वल टू वेक्टर a1i प्लस a2j प्लस a3k क्रॉस प्रोडक्ट b1i b2j और b3k, और यहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट्स पता होना चाहिए। तो अब डिटर्मिनेंट निकाले 3/3 का i j k, फिर जो भी वेक्टर पहले लिखे हैं a का तो पहले a1 a2 a3 और फिर b लिखे हैं तो b1 b2 b3, फिर इसका डिटर्मिनेंट निकालो तो i इंटू a1 a2 b3 माइनस a3 b2, फिर माइनस j इंटू a1 b3 माइनस b1 a3 और प्लस k इंटू a1 b2 और माइनस b1 a2। ठीक है, जो कि मैग्नीट्यूड क्या देगा वेक्टर का, ये तो आप वैल्यू निकाल लिए, और इस वैल्यू का मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो क्या रहेगा मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू साइन थीटा, और थीटा क्या रहेगा एंगल बिटवीन a एंड b, और n क्या रहेगा a और b के जो प्लेन है, जो प्लेन में a और b रह रहा है n क्या रहेगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर में। ठीक है, तो ये a का मैग्नीट्यूड a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर का अंडर रूट और b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 का अंडर रूट, b का मैग्नीट्यूड, फिर साइन थीटा जिसमें थीटा क्या है एंगल बिटवीन a एंड b, और ये नॉर्मल वेक्टर। तो जैसे मान लो ये है a क्रॉस b, तो यहाँ पे यूज कौन सा करता है राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो a से लेके b तक आप मूव करोगे तो वैल्यू क्या आएगा नॉर्मल वेक्टर क्या दिखाएगा राइट हैंड थंब रूल, जो थंब रहेगा वही क्या दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। तो जैसे यहाँ पे क्या है a क्रॉस b, तो a क्रॉस b क्या आएगा इस डायरेक्शन में यानी नीचे जा रहा है। ठीक है, a क्रॉस b क्या आएगा इस टाइप से अपोजिट। ठीक है, तो a क्रॉस b नीचे और b क्रॉस a क्या रहेगा ऊपर। ठीक है, b क्रॉस a, तो यहाँ पे क्या है b क्रॉस a ऊपर जा रहा है। ठीक है, b क्रॉस a ऊपर। ठीक है, ऐसे किए ऊपर, a क्रॉस b क्या है नीचे। ठीक है, यहाँ पे a क्रॉस b नीचे, और दोनों क्या है मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन क्या है अपोजिट। तो a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस ऑफ b क्रॉस a या b क्रॉस a इज इक्वल टू माइनस ऑफ a क्रॉस b। और यहाँ पे क्या चलता है जैसे उसमें क्या था डॉट प्रोडक्ट में i इंटू आई जे इंटू जे और k इंटू के, बस यही वैल्यू होता है कि i इंटू आई इज इक्वल टू 1, j इंटू जे इज इक्वल टू 1 और k इंटू के इज इक्वल टू 1, और i इंटू अगर कोई दूसरा होगा k के साथ या j के साथ तो वैल्यू 0 आएगा। और यहाँ पे क्या चलता है इसको वैल्यू को याद रखिए कि i j से मल्टीप्लाई करेगा तो k मिलेगा, j k से मल्टीप्लाई करेगा तो i मिलेगा। ठीक है, और k i से मल्टीप्लाई करेगा तो j मिलेगा। तो ये पॉजिटिव वैल्यू, आप अगर उल्टा चलिएगा तो नेगेटिव वैल्यू आएगा। j i से मल्टीप्लाई करके माइनस k, k से मल्टीप्लाई करके माइनस j और k j से मल्टीप्लाई करके माइनस i देगा। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करते क्यों है, ठीक है, डिफरेंशिएशन का यूज क्या है। तो डिफरेंशिएशन को समझो। तो डिफरेंशिएशन कभी भी क्यों करते हैं कि भाई डिफरेंशिएशन होता है रेट ऑफ चेंज। ठीक है रेट ऑफ चेंज लेकिन इंस्टेंटेनियस। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो जैसे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है लिमिट ऑफ डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x।
तो जैसे मान लो ये कर्व है हम लोग का, जो रेड कलर में दिखा रहे हैं वो क्या है, कर्व, जिसका इनिशियल पॉइंट जैसे मान लो यहाँ पे रखें x1/1 और यहाँ पे x2/2। तो x1/1 से लेके x2/2 तक का जो स्लोप निकालेंगे तो ये यहाँ से यहाँ डेल्टा x x2 माइनस x1 और डेल्टा y by2 माइनस y1, ठीक है। तो डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू y2y बाई 2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। और ये क्या रहेगा, स्लोप tan थीटा। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक का ये हो गया स्लोप थीटा। अब ये dy बाई डी एक्स क्या है, लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0। तो यानी यहाँ पे डेल्टा एक्स पहले इतना का साइज का है, फिर अब डेल्टा एक्स छोटा हो रहा है, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे डेल्टा एक्स क्या है, टेंड्स टू 0 हो जाता है। तो ये एक टेंजेंट बन जाएगा, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स क्या रहता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे स्लोप बना और यही स्लोप का जो वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, tan थीटा, ठीक है। यहाँ पे भी जो बन रहा है वो tan थीटा है, डेल्टा y बाई डेल्टा x, और यहाँ पे भी जो tan थीटा है वो क्या रहेगा, dy बाई डी एक्स, और दोनों वही रहेगा। लेकिन इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स को एवरेज रेट ऑफ चेंज, ठीक है, और ये क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अब देखो dy बाई डी एक्स जो स्लोप है वो पॉजिटिव कब रहेगा, या तो जब x बढ़े तो y बढ़े, या x घटे तो y घटे, ठीक है। तो मान लो अगर x बढ़ रहा है तो x2 बड़ा रहेगा x1 से, तो ये पॉजिटिव। और अगर y भी बढ़े तो y2 बड़ा रहेगा y1 से, तो यानी ये भी पॉजिटिव। तो यानी x1 x बढ़ा और y1 भी बढ़ा तो भी dy बाई डी एक्स पॉजिटिव रहेगा। अगर x2 घटा और y2 घटा, दोनों घटा, तब भी dy बाई डी एक्स छोटा रहेगा। काहे, क्योंकि x2 छोटा रहेगा x1 से और y2 भी छोटा रहेगा y1 से, तो यानी दोनों निगेटिव वैल्यू रहेगा, तो निगेटिव निगेटिव कट जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स यानी स्लोप पॉजिटिव कब होगा, जब x भी बढ़े और y भी बढ़े, या जब x भी घटे और y भी घटे, दोनों का दोनों। कि यानी जब दोनों बढ़े या दोनों घटे तब वैल्यू स्लोप का पॉजिटिव होगा। और निगेटिव कब होगा, जब एक बढ़े और दूसरा घटे, या दूसरा घटे तो पहला बढ़े, ठीक है, तब भी वैल्यू स्लोप का निगेटिव आएगा। अब डिफरेंशिएशन का कुछ दिया हुआ है कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cos x स्क्वायर x, cos x का माइनस cos x इंटू cot x, sec x का sec x इंटू tan x, x टू द पावर n का n इंटू x n माइनस 1, ln x का 1 बाई x, log x का log 10e, क्योंकि log कभी भी बोलते हैं तो बेस 10 रहता है, a टू द पावर x का ax ln a, ex का ex, साइन इनवर्स x का 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स x का माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स x का 1 बाई एक्स स्क्वायर। फिर कभी भी कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाइड रहे वेरिएबल तो वो कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो यानी कि डी सी बाई डी एक्स क्या होगा, सी डी बी बाई डी एक्स, ठीक है। डिफरेंशिएशन एक बार हो रहा है तो 1 डैश से दिखाते हैं, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स को 1 डैश, या इसको अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 1 डैश। वैसे ही दो अगर रहे प्लस माइनस, दो फंक्शन है बाई का, ठीक है, जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं x से, तो u प्लस माइनस v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो u का डिफरेंशिएशन प्लस माइनस v का डिफरेंशिएशन, यानी कि दो अगर वैल्यू अगर एडेड रहे तो जो डिफरेंशिएशन रहेगा वो सिंपल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन बाई पार्ट्स, ठीक है। तो अगर दो मल्टीप्लाइड रहे, दो फंक्शन u और v, तो दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, u डैश v, यानी कि u का डिफरेंशिएशन इंटू v प्लस v का डिफरेंशिएशन इंटू u। अगर वही डिवाइडेड रहे, u बाई v रहे, तो u का डिफरेंशिएशन इंटू v माइनस v का डिफरेंशिएशन इंटू u बाई v स्क्वायर। फिर क्या है कि अगर मान लो कि पैरामीट्रिक फंक्शन रहे कि भाई दोनों फंक्शन क्या है, t का फंक्शन है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, पहले dy बाई डी टी करो, क्योंकि y भी फंक्शन क्या है t का और x भी फंक्शन है t का, ठीक है। तो dx बाई डी टी, तो dt बाई डी एक्स। फिर क्या है, अगर कोई फंक्शन एफ सी एक्स रहे तो पहले क्या है, एफ डैश सी एक्स तो होगा ही, और जो भी डोमेन में रहेगा उसका भी डिफरेंशिएशन होता है, कभी भी जो भी डोमेन में रहता है उसका भी डिफरेंशिएशन होता है। तो इसे इसका डिफरेंशिएशन किया तो क्या आया, c, क्योंकि सी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, c। फिर एफ डैश सी एक्स, जैसे एग्जाम्पल में देखो tan एक्स स्क्वायर, तो tan एक्स स्क्वायर का tan का क्या होता है, सेक, ठीक है, सेक स्क्वायर।
तो सेक एक्स स्क्वायर हो गया और साथ में एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड में रहेगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x। वैसे ही cos x बाई 2 को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा माइनस ऑफ cos x बाई 2 इंटू कॉट x बाई 2 और साथ में x बाई 2 भी डिफरेंशिएट होगा जो कि क्या देगा 1/2। ठीक है, तो इसके आगे भी कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।